वंदे दोस्तों, राष्ट्रहित के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की जो है ये अब आजकल हम देख रहे हैं जो समस्या चल रही है, पूरे देश के यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, एक से एक व्यक्ति है, मोटिव्स हैं, टीआरपी व्यूज़ ये सब कुछ चलता है। हमारे ऊपर टीआरपी और व्यूज़ का प्रेशर नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा सा चिंतन अलग करते हैं दूसरों से। ये एक टॉपिक है जिसके मेरे पास में विचार दूसरों से अलग था, मुझे लगता है कि साझा करना चाहिए। कोई तो हो समाज के अंदर व्यक्ति जो अंदर हमारे छुपे हुए अंतःकरण के मैल को वापस उजागर करे। ये यूपीएससी के अंदर दिल्ली में 3 बच्चों के जो मृत्यु हुई है बेसमेंट में पानी जाने से, कौन कसूरवार है? कसूरवार हैं वो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है। पहले तो आप उन्हीं को समझ लें। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है, गालियाँ मत देना, पूरी वीडियो को आराम से देखो। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, इसीलिए राष्ट्रहित के एपिसोड्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले कसूरवार हैं वो बच्चे जो उसके अंदर डूब कर अभी जा रहे हैं। दूसरे कसूरवार हैं उसके बाद में जो ये एमसीडी के ऑफिशियल्स हो गए, तीसरे हो गए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, और चौथे हो गए हम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आते हैं एक एक स्टेप पे, ऐसा क्यों है। पहली बात, वो बच्चे कसूरवार क्यों हैं जिनकी मृत्यु वहाँ पर जाकर हुई है। ये बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वहाँ गए हैं ना। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आज से वहाँ बच्चा नहीं आ रहा, पिछले 60 सालों से 70 सालों से वहाँ पे वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। आपको पता है राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर दिल्ली के वो इलाके हैं जिसने सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करके आगे भेजे हैं। जब ये बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, करने के बाद में हर कोई व्यक्ति तो पैसा दे दे के आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। एक संघर्ष करके, मेहनत करके उस जगह से बाहर निकलकर ये कार्य करते हैं। जितने बच्चे ये संघर्ष करके, मेहनत करके आगे जाते हैं, आज तक पिछले 50 सालों में ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको ईमानदारी का तमगा मिला हो कि इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर घूस नहीं ली और करप्शन नहीं ली। 1950-60 से ये जो राव आईएएस सर्कल है या ये बाकी हैं, ये सब आईएएस ऑफिसर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आईएएस ऑफिसर जब ये बन गए, वहाँ से जब बने 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्या इनको ये नहीं पता था कि जहाँ से हम पढ़ के निकल रहे हैं वहाँ की सिचुएशन कितनी ख़राब है। ये एमसीडी के ऑफिशियल्स कौन लोग बनते हैं? ये यही लोग बनते हैं जो यूपीएससी के बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। आज पूरा देश और ये सारे बच्चे सड़क के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, हमें सुविधाएं दो, हमें बेटर सुविधाएं दो। अरे तुम में से ही कल के आज प्रण लो। इनमें से जितने भी बच्चे सड़कों के ऊपर बैठकर आज आंदोलन कर रहे हैं ना, एक आंदोलन इनको अपनी उंगलियों की तरफ करना चाहिए कि आज हम लोगों की कमी की वजह से हमारे 3 साथी मारे गए। हम प्रण लेते हैं कल को अगर यूपीएससी क्लियर करेंगे, आईएएस ऑफिसर्स अगर बनेंगे, हम घूसखोरी नहीं लेंगे। इनमें से एक में भी दम नहीं है, और जितनी शपथ लेंगे सारे झूठे साबित होंगे। मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। आज ये गारंटियां ले रहे हैं, आज ये दुनिया से ये कह रहे हैं कि एमसीडी ऑफिशियल्स जो है वो अपने ऊपर जाकर कार्रवाई करें। भाई जिसकी जितनी पावर है वो सब बचेंगे, क्योंकि तुम आज यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तुम कल को आईएएस ऑफिसर बनोगे, तुम भी तो अपने बच्चों को घूस दे दे के आगे बढ़ाओगे। है हिम्मत प्रण लेने की, प्रतिज्ञा लेने की, अपने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखने की कि मैं कल आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं गारंटी लेता हूं, मैं इसके ऊपर जो है शपथ लेता हूं कि मैं कभी घूसखोरी और शपथ वो नहीं लूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। आज ये जितने बच्चे सड़क पे खड़े हैं ना, अगर इसके 10% बच्चे भी 10% बच्चे भी ये प्रण ले लें और शपथ ले ले, मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे दिल्ली को बदल डालेंगे ये बच्चे। नहीं बदल पा रहे, दिल्ली क्या देश को बदल सकते हैं ये, नहीं लेंगे शपथ। ये जिस दिन आईएएस ऑफिसर, जब तक आईएएस ऑफिसर नहीं है, धूप के अंदर सड़क के अंदर बैठे हैं और अपने 3 साथियों के लिए राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। तुम ही कल को जाके वो करप्ट ऑफिसर्स बनने वाले हो, शर्म करो। और अगर उसके ऊपर शर्म नहीं आती है तो आज शपथ लो। अगर आप सच में उन 3 बच्चों की केयर करते हो ना जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका वहां पे देहांत हुआ है, तो इनमें से बच्चे जो हैं अपने ऊपर शपथ लें, गीता के ऊपर हाथ रख के। हमने आज शपथ सीख लिया, हम अपने इन 3 जो बंधु मरे हैं इनकी जान के लिए हम जो है इस चीज को मानते हैं, हम ये सबक लेते हैं। हम जीवन भर घूसखोरी नहीं खाएंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे। पूरे पूरे ब्रह्मांड को बदल देंगे ये बच्चे जितने सड़क पे बैठे हैं। और आईएएस का इनका सिलेक्शन भी होगा, प्रतिज्ञा तो लें, ये नहीं लेंगे। ये
जब अपने ऊपर बात आएगी ना, कल को यही लोग, ये एमसीडी के जितने ऑफिशियल्स बने हुए हैं आज, जिनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, ये भी इन्हीं बच्चों की तरह कभी ना कभी इस तरह से पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे नहीं बन गए एमसीडी के अंदर ऊपर जाके ऑफिशियल्स। एमसीडी कमिश्नर कौन है? आईएएस ऑफिसर ही तो होता है। वो भी इसी तरह संघर्ष करके ऊपर उठा होगा। आज कान पे जूं नहीं रेंगेगी, कान पे जूं नहीं रेंगेगी। अगले को गर्दन बचानी है अपने, अगले को क्या लेना देना, 4 मर गए 5 मर गए। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले कल्प्रिट जो है वो ये बच्चे हैं। दूसरे कल्प्रिट हैं माता पिता। अपने से शुरू करो, अपने पे उंगली करो, ये मेरी आदत है। बड़ी से बड़ी समस्या होती है, सबसे पहले मेरा सोचने का तरीका यही है, मैं ये सोचता हूँ इसमें मेरा क्या योगदान है। आज पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या है, मैं यूट्यूब चैनल्स वालों को देखता हूँ, सबको देखता हूँ, सबसे पहले जाके सरकार ये क्यों नहीं करती। अबे हर चीज सरकार क्यों करे भाई। हम जब जा रहे थे मसूरी, हम जब नैनीताल जा रहे थे, वो जो पैकेट हमने उठाकर फेंक दिया, शर्म आई हमें खुद। ये प्लास्टिक का पैकेट उठाने यहां से कौन आएगा? इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो उंगली है ना, ये हमेशा सामने करने की आदत है हमारी, इसलिए इस देश का भला नहीं हो पा रहा। इस देश का क्या, पूरी दुनिया में किसी देश का भला नहीं हो पा रहा। यही तो चिंतन है। और हमारे पूर्वज ये बताते थे, खुद के अंदर एक बदलाव करो, बोलकर चले गए। गांधी जी का कोटेशन जैसे कर देंगे, गांधी जी को गाली देनी शुरू कर देंगे। अरे उस व्यक्ति ने एक चीज अच्छी कही है भाई, अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाओ, उसी से बात बनेगी। अपने अंदर बदलाव लाने की बात नहीं करता कोई, सुनना भी चाहता, वीडियो भी आप लोग बंद कर दोगे, क्योंकि ये बात जो है सूट नहीं करती ना। सच्चाई है, कड़वी है, कौन पिए, नहीं पीनी हमें तो वीडियो भी बंद करके भग जाओ, भग जाओ। हमें चाहिए नहीं टीआरपी और व्यूज। लेकिन जिसको सच में उन 3 बच्चों की चिंता है ना, जिन बच्चों के, सोचो विकास दिव्य कीर्ति जो है, जिन्होंने उस दिन वीडियो बनाई है, इज अ ट्रू जेंटलमैन। मैं पहले भी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूं। मुझे दोगले लग रहे हैं वो बच्चे जो पहले तो उनकी आरती लेके पूजा कर रहे थे, एक इंसिडेंट होने के बाद तुम गाली देने लग गए। तुम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूजनीय है कि नहीं है भाई। अगले की कोटेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक से तुमने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। मूर्ख तुम हो, वो थोड़ी है। उस बंदे ने बिल्कुल सही बात कही है भाई। वो चैनल के ऊपर आके एक सीधी सी बात कह रहा है कि यार ये जो आप लोग मेरे खिलाफ कर रहे हो, इससे मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। वो इससे चिंता नहीं है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है मूर्ख आदमी है यार ये। मेरा उस इंसिडेंट से कोई लेना नहीं देना नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं मेरा कुछ। मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दोस्त से साफ साफ बताया कि मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मैं उसको अभी तक सबसे सेफेस्ट चीज मांगता था, सबसे सेफेस्ट चीज मानता था उसको, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने मुखर्जी नगर के आसपास में जहां 3-4 प्रीमाइसेस हैं इनके, उनमें से एक ये सबसे सेफेस्ट मानता था बंदा। इसके इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं हुई, तुम लोग गालियां देने शुरू कर दिए भैया। तुम उसकी एक कोटेशन को उठाकर गलत इसलिए गालियां दे रहे हो कि तजुर्बे की बात कर। कोटेशन तो उसकी बिल्कुल ठीक है भाई। हमें यही नहीं पता कि हमें गुस्सा किस बात पे करना है, हमें गाली किस बात पे देनी है, किसी भी बात पे गाली देनी है। ये बंदा गलत है तो भाई गलत ही है इसके ऊपर। ये क्या बात हुई भाई। फिर हम उसे कह रहे हैं तू हमारी भीड़ में आ जा। हम तो पागल हैं ही, हमें तो पता ही नहीं है कि कंप्लेंट किसके खिलाफ करनी है, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करना है। तू भी आ जा और तू भी हमारे अंदर बीच में बैठ के चिल्लाना शुरू कर दे। पहली चीज तो जो हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है, वो पहली चीज तो ये है कि बेटा जब भी कोई इंसिडेंट हो, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि इसमें हमसे गलती कहाँ हो रही है। इतनी बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति तो चिंतन करने वाला चाहिए जो ये भी कहे कि भाई इसमें मेरा क्या योगदान है। नहीं करोगे तो कुछ भी चिल्लाते रहो, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। अभी आप इसका हाल देख लेना। सबको पता है कि 20 दिन के बाद में ना तो ये बच्चे मिलेंगे सड़क पे, एमसीडी ऑफिशियल्स के जूं नहीं रेंग रही। जितना आपने वो डायरेक्टर को जो भी है जिसको अंदर करा है जेल के अंदर, वो पैसे दे के आराम से बाहर निकल जाएगा। मिला क्या? और फिर उसके बाद में 1 महीने बाद ये बच्चे दोबारा से वहीं बैठे हुए मिलेंगे, उसी के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें। तुम मजबूर हो तो दोबारा मरोगे, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। इस पूरी वीडियो के अंदर बताया जाएगा, क्योंकि हम अपने ऊपर आंकलन करने और आंदोलन करने का भी सही तरीका बता रहा हूं कि अगर इसके अंदर से वो सच में बच्चों को अगर कुछ करना है और बदलाव लेकर आना है तो उनको एक्चुअली करना क्या चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को मेरे शेयर मत करो। ये वीडियो शेयर हो जाएंगी, खाम में दुनिया है, 6 लोगों को गाली दे रही है, एक मुझे भी गाली देनी शुरू कर देगी, उससे हल नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं समझदार, कुछ समाज के समझदार लोग हों जो अपने बच्चों को कम से कम इस एंगल की समझदारी भी सिखाने की कोशिश करें। अभी आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इसमें होना क्या चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस चीज़ का पूरा परमानेंट सॉल्यूशन होगा, लेकिन उस तरफ कोई जाना चाहेगा नहीं।
राजनीति, एक्स्ट्रा दिमाग, ये सब कुछ घूमेगा ना, वही होना है जो होना है। तो समझदार व्यक्ति क्या करना चाहेगा? समझदार व्यक्ति आपको क्या करना है? अगर ये यही राजनीति चल रही है और कोई नहीं सुनना चाह रहा और जो स्टेप मैं बताऊंगा वो फॉलो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, उसके बाद भी मैं एज एन इंडिविजुअल अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा वो भी समझा दूंगा इस वीडियो में। लेकिन समाज के कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर इन कड़वी हुई दवाइयाँ बेचनी भी आनी चाहिए और खानी भी आनी चाहिए हमें, अगर समस्या से बाहर निकलना है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई बच्चों की क्या गलती हो रही है। तो उन बच्चों के बाद में अगर हम सच में उनकी केयर करते हैं तो इन बच्चों को पहली बात अपने ऊपर प्रण लेना चाहिए, यार मैं आईएएस ऑफिसर बन के घूसखोरी नहीं करूँगा। एमसीडी ऑफिशियल्स के घूसखोरी के कारण, घूसखोरी तो है उनकी, पैसे ले लेके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, एनओसी बांट रहे हैं। मैं कल को ऐसा एमसीडी ऑफिसर नहीं बनूंगा। इनमें से एक बच्चा जो है ना तो शपथ लेगा, और शपथ ले लेगा तो मेरे से लिखवा लो, पूरी नहीं करेगा, खुद घूसखोरी खाते हुए मिलेगा कल को। कम आईएएस ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं क्या ये? तो सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए भाई मरो, वो तुम्हारी तो पूर्वज है वो बैठे हुए जिनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। तुम भी कल को जाके उन्हीं की जगह बैठोगे। तुम सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, कल को उनके जैसे ही बैठोगे, तो क्या इज्जत करेगा कोई व्यक्ति तुम्हारा? जैसे ही सोचने का प्रीव्यू बोलेगा, क्या बच्चों के साथ सिंपैथी दिखाओगे आप? तो बच्चों के साथ सिंपैथी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात क्या है? पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती क्यों है? इनमें से एक भी पेरेंट, एक भी माता पिता ये नहीं है बच्चों को समझाने वाला कि बेटा तुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तुझे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग तो बेटा ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। तो ऐसा क्या है कि तुझे दिल्ली में जाके 22,000 रुपये दे के उस छोटी सी काल कोठरी के अंदर ही पढ़ाई करनी है? पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई उस काल कोठरी में ही होगी क्या? या तू जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर पहला ही निराला आया है? तेरे से पहले बाबा अंबेडकर पढ़ के चले गए, सब लोग पढ़ के चले गए। भाई तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तू सीधा बोलते पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से। लोग भोपाल, इंदौर अपने घर की सुविधाएं छोड़ छोड़ के, अरे घर में तुम्हारी माँ तुम्हें खाना देने के लिए तैयार है, तुम्हें एक अलग रूम मिल जाएगा, रूम नहीं मिल रहा, आसपास लाइब्रेरीज बनी हुई है, वहां जाओ, फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने दृढ़ निश्चय बनाओ, आईएएस क्लियर करो। यार इनकी सारी कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन पैसा दो, सब लोग तैयारी करवा रहे हैं तुम्हारी, वो भी खुश है, तुम भी खुश हो। नहीं हमें दिल्ली के अंदर ही घुसना है क्योंकि हम तो एडवर्टीजमेंट और रील दे देख के आएंगे, और माता पिता हमारे हमसे ज्यादा मूर्ख हैं, वो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, वो भी कह रहे हैं बच्चे आईएएस पढ़ने जा रहे हैं, मेरे को तो अपने जीवन की सारी पूंजी इसके ऊपर लगा देनी है। लगा दो, खुद भी मरोगे, वो उन्हें भी मारोगे तुम। ये बच्चे जो सुबह से शाम तक आईएएस का रट्टा मार रहे हैं, माता पिता इतनी तो अकल लगा लें, अरे बेटा पढ़ना चाह रहे हो ना तो पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हें पैसा देना, दे रहे हैं ना, कोचिंग चाहिए ना तो भोपाल में ही रह के पढ़ लेना, मर ले, वहां क्यों जा रहा है भाई दिल्ली में तू? इतनी सी बात माता पिता जो है बच्चे को समझाने के लायक नहीं है हमारे देश में। जा रहे हैं तो जा रहे हैं जी, तो जा रहे तो जा रहे हो, भेड़ बकरी बनो, भेड़ बकरियां बनोगे तो कटोगे ही, ये काम ये चल रहा है। तो पहली गलती बच्चों की, दूसरी गलती माता पिता की, तीसरी गलती वो एमसीडी ऑफिसर्स की, वो तो मैं पहले ही बता रहा हूं। एमसीडी ऑफिसर्स की गलती क्या है? वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर जाने के बाद में आप बच ही नहीं सकते। अभी मैंने क्या कहा, एक बच्चा शपथ ले ले कि मैं घूसखोरी नहीं लूंगा। समस्या ये है, वो बच्चा शपथ लेने के बाद जब एमसीडी के ऑफिस में जाएगा, कल को आईएएस कमिश्नर भी बन जाएगा, वो कमिश्नर बनने के बाद में जैसे ही जाके वो सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, आज से ब्यूरोक्रेसी में करप्शन खत्म, कोई घूसखोरी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, या तो अगले दिन वो कमिश्नर नहीं रहेगा या उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए कम से कम 10% ऑफिसर्स को एक साथ शपथ लेने की जरूरत है, ताकि जब आपका ट्रांसफर होकर आप दूसरे जगह पे जाओ तो जो आपकी जगह पे आए वो भी वही चीज को लागू करे, और नीचे वाले ऑफिसर्स को सीधा सिग्नल मिल जाए कि भाई कोई भी कमिश्नर आ जाए, ये लोग ईमानदार हो चुके हैं, इनकी बेल्ट ईमानदार हो चुकी है, ये कल्चर पूरा ईमानदार होना पड़ेगा। इसके लिए जागरूकता करने की जरूरत है, इन बच्चों के बीच में जाकर ये बताने की जरूरत है, शपथ लो। अगर इससे सच में आत हो, और भगवान के लिए पूरी कोशिश करो कि आपको घूसखोरी नहीं खानी। अगर कोई आपको घूसखोरी देता भी है और आपकी मजबूरी है कि आपको लेना पड़ रहा है, भगवान के लिए उसको गौशाला में दान कर दो, वो हराम का पैसा अपने घर में मत लेकर जाओ। इतना तो कर पाओगे, इतना करने लग जाओ, इससे ही कल्चर डेवलप हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा कल्चर नहीं हुआ। हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते हैं जब घूसखोरी खाते हैं, खाने के बाद में माता पिता कहते हैं ये तो कल्चर है बेटा, खाओ, अरे लेना पैसा, क्या दिक्कत है? मेरे बच्चे का बंगला है, गाड़ी है, वो देख आईएएस ऑफिसर, तू तो पता नहीं क्या करता है, 5 साल से तू आईएएस ऑफिसर है, अगले ने तो बंगला गाड़ी भी बना लिया,
तू इसी छोटे फ्लैट के अंदर है। माता पिता बच्चों को करप्शन करने के लिए और घूसखोरी खाने के लिए मजबूर करते हैं। ये हमारे देश का हाल है। लानत है ऐसे माता पिता पे। ये हालात है हमारे देश के। ऐसे तो नैतिक मूल्य लेके चल रहे हो तो कल को क्या होगा? फिर जब दुख आता है तो जिंदगी में भैया हम ही मजबूर है, हम ही मजबूर है हो लायक। तो ये एमसीडी ऑफिसर जो ये घूसखोरी खा रहे हैं, अब आप गैमेट समझ रहे हो, ये एमसीडी ऑफिसर्स का ये मामला है। एक के ऊपर भी एक्शन नहीं होगा। एक को जेल में डाल दो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा से फ्री हो जाएगा। दोबारा फ्री क्या हो जाएगा? दोबारा से नौकरी भी रहेगी उसकी सरकारी, कुछ नहीं एक्शन होने वाला। तीसरा हो गया एमसीडी ऑफिसर्स का मामला। और चौथे हो गए ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं? ये फ्रीबी कल्चर जो है ये आपने दे दिया, इसके कारण ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना दायित्व निभा दिया, सरकार को बोल दिया, जू ना रहेंगे इनके कान पे। हमें क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलेगा आम आदमी पार्टी को कि तुमने फ्रीबी कल्चर दिया जिसके कारण ये सारा नुकसान हुआ, जब तुम्हारे पास फंड ही नहीं है तुम ड्रेन कैसे क्लीन करोगे? और आम आदमी पार्टी के लोग जो है कल आएंगे और सरकार के प्रोटेस्ट होने के कारण ये चीज़ कहेंगे, हाँ हमसे गलती होगी, कल से फ्रीबी कल्चर हम खत्म कर रहे हैं। वाह, सबसे ज़्यादा ढीठ कौम है ये नेताओं की। और जितना रायता फैला हुआ ये इन्हीं का है। जितनी घूसखोरी एमसीडी ने खाई है उसके अंदर से सारा पैसा जो है जाएगा तो उन्हीं के पास में। ऐसे थोड़ी पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। आप उम्मीद कर रहे हो यस हमारे लिए कुछ करो, क्या करेंगे? 2 बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, 2 के ऊपर सीलिंग कर देंगे। कुछ फर्क पड़ गया? नहीं पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? फिर दोबारा खुल जाना है, फिर दोबारा वही हो जाना है। इससे पहले थोड़ी है वो बेचारे मासूम बच्चे जिनकी वो आग के अंदर कोई जल गया बेचारा, वो एक बच्चा 15-15 साल 20-20 साल बेचारे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, कोई करंट खा के मर रहा है, चूहे की मौत मर रहे हैं हम। बदलाव क्या है अभी बताऊंगा। इसके अंदर करना क्या चाहिए हमें? दुनिया प्यार की भाषा आराम से नहीं समझती भाई। यू विल हैव टू प्ले। आपको इस तरह की एक चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसके अंदर एवरीबडी शुड बी फोर्स्ड टू डू दैट थिंग, तब जाकर इकोसिस्टम पूरा बदलता है। अभी बताऊंगा वीडियो में आगे कि होना क्या चाहिए। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितने आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, नीयत अच्छी होना तो आज ड्रेनेज हो गया, कोचिंग के मालिक बोल देंगे आज हो गया, इसके बाद गारंटी दे रहे हैं ये हमारी गलती होगी। जैसे विकास दिव्य कीर्ति ने कहा, देखो बंदा वो सच्ची बात कर रहा है भाई, वो गलत नहीं है, वो सीधा बोल रहा है यार मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें जो है ये भी हो सकती हैं। मेरी 3 बिल्डिंगें हैं, 3 बिल्डिंग में हो सकता है एक बिल्डिंग में दिक्कत हो, नॉर्म्स पूरे ना हो, एक बिल्डिंग को तो मैं पूरा सेफेस्ट समझता था। मॉल के अंदर है, सारी जगहों पे है, सबसे सेफेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चूक हुई है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैं आगे इसके लिए स्टेप्स भी लूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर विकास दिव्य कीर्ति जैसे समझदार व्यक्ति से ये कहा जाएगा, कोई भी व्यक्ति है जितने भी ये हैं सबके पास पैसा है, इनसे कहा जाएगा भाई तुम ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अपने पैसे के थ्रू जो है उसको क्लीनिंग का सिस्टम ले लो। इनके पास इतना पैसा है ये ड्रेनेज के सिस्टम को भी क्लीन करा देंगे, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। हो सकता है 1-2 विकास दिव्य कीर्ति जैसे का किसी का ईमान अगर थोड़ा सा सही हो जाए, फिलॉसफी उसने पढ़ी हुई है, वो बंदा ही जानता है, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की कोशिश करे। बाकी लोग नहीं करवाएंगे। बाकी लोग इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि इस समय पर जब प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा ना, प्रोटेस्ट होने के बाद में हम प्रोटेस्ट में ये क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बाजीराव वाला जो मालिक है ये दुश्मन है हमारा, गुप्ता जो है इसको फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, हमारा प्रतिशोध पूरा हो जाए। कुछ भी नहीं होने वाला। एक्चुअली पेनल्टी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर यही लगनी चाहिए कि आज के बाद में एमसीडी के लोग अगर आपकी ये करवाते हैं ड्रेनेज तो ठीक है, नहीं तो आप हर साल जो है ये अपनी इसको करवाइए एंड यू शुड पब्लिक इट, और उसको पब्लिश करिए या अपने बच्चों को रिपोर्ट दीजिए आप कि आपने एनओसी के नॉर्म्स को कितने सब कुछ करा है, ये आपके वहाँ पे होना चाहिए। मैंडेटरी एक नॉर्म बना दो इस बात का। जो भी पेरेंट्स आएंगे, जो भी बच्चे आएंगे वो उसका निरीक्षण करेंगे। आप समझ रहे हैं कि ये नॉर्म्स होते हैं, ये एजुकेशनल यूपीएससी एस्पिरेंट है भाई बच्चे। नॉर्म्स ही बता दो बिल्डिंग के कि किसी भी जगह पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेगा उसके ये नॉर्म्स पूरे होने जरूरी हैं, और उस नॉर्म्स की वेरिफिकेशन एमसीडी के ऑफिशियल्स नहीं करेंगे। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं होना क्या चाहिए, जिस चीज की डिमांड बच्चों को करनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। पहली बात जो मैंने पहली बात करी, अपने से शुरुआत करो। वो सारे बच्चे जो आज सड़कों पे बैठे हो प्रतिज्ञा ले लें, हमारे इन 3 भाइयों की मौत हुई है, हम इनको
हम इसके लिए सबसे पहले खुद को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग थे जो एमसीडी में जाके घूसखोरी खाते हैं। हम प्रतिज्ञा लेंगे, हम जब जाएंगे हम घूसखोरी नहीं खाएंगे, हम बदलेंगे इस देश को। मेरा कितना भी ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं ना, 40-40 बार ट्रांसफ़र हुआ है, फिर भी अपनी ईमानदारी के लिए उनके अखबार में फोटो आई है। क्यों नहीं बन सकते यार? तुम क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो इतना? तो प्रतिज्ञा लो, शपथ लो। पहला काम इन सारे बच्चों को ये करना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम ये करना चाहिए, इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक लॉजिक लगाओ। दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये ओवर क्राउडेड है। इसके अंदर अगर 6 लाख 8 लाख 10 लोगों के रहने की, 10 लाख लोगों के रहने की जगह इसमें 3 करोड़ लोग रह रहे हैं। इट इज ओवर क्राउडेड। कॉमन सेंस की बात है। तो सारे बच्चे तुरंत डिक्लेयर करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के पास पैसा है, दिल्ली से बाहर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना सबसे पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा उसके अंदर हम एडमिशन लेने को तैयार हैं। भाड़ में गई हमारी जो पैसे हमने इस साल के दिए, भाड़ में चले जाएं वो पैसे, कोई बात नहीं। आगे का बदलाव कर दो, आगे का बदलाव कर दो। इनमें से जो भी बंदा जो है वो दिल्ली के बाहर, सबसे पहली डिमांड ये होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहेंगे। अरे भाई, वो मुखर्जी नगर ओवर क्राउडेड हो चुके, लोड हो चुके, तुम कैसे उसके अंदर इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो? कॉमन सेंस की बात है, नहीं होने वाली। निकलो ना मुखर्जी नगर से बाहर। कब तक मुखर्जी नगर चिल्लाते रहोगे? तुम्हारी मार्केटिंग है, मार्केटिंग का इतना दम है इनके पास में। सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा के ग्रेटर नोएडा की तरफ अगर चले जाएं, आगे की तरफ, वहां पे पूरी की पूरी सिटी डेवलप कर सकते हैं ये लोग, कोई आफत नहीं आने वाली। कोर्ट की तरफ से, बच्चों की तरफ से दबाव मिलना चाहिए, कोर्ट की तरफ से आदेश होना चाहिए। आप लोगों को 1 साल का मौका दिया जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को। दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, बाहर जाओ, खुले के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर से बच्चों के रहने की, खाने पीने की सारी जगहें अच्छी बनाओ और वहां पर आप सारा काम करो। वहां पर जाके हॉस्टल खोलो यार, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तुम ये छोटे से कमरे का 22,000 1000 रुपए ले रहे हो, तुम हॉस्टल खोलो, तुम खाने की सुविधा दो, तुम दुनिया जान की चीजें दो बच्चों को। मैं दुनिया पागल हो रही है आईएएस ऑफिसर बनने की, वहां पे भी बनेगी, करवाओ सारी कोचिंगें, लेकिन वो सिटी बनाओ भाई जहां पे हो। देयर शुड बी अ प्रॉपर स्मार्ट सिटी जहां पे बच्चे आके ढंग से वहां पे रह सकें। इनके पास फंड्स हैं, इनको और फंड मिल रहा है पूरे देश से, लोग बच्चे आके करना चाह रहे हैं, कर लेंगे। दबाव बनना चाहिए सरकार की तरफ से, अल्टीमेटम आ जाना चाहिए इनके पास, 1 साल के अंदर अंदर अपना बोरिया बिस्तर करके बाहर निकलो। यहाँ पे नहीं चलाओगे तुम, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में है ही नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ही नहीं है, क्या करोगे, क्या काम? तो दूसरा दबाव बच्चों को ये बनाना चाहिए सरकार के ऊपर और कोर्ट के ऊपर कि भाई ये चीज करो। तीसरी बार उन बच्चों को ये प्रण लेना चाहिए कि अगर 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं किया, वी विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लास। भाड़ में गई दुनिया, हम अपने घर में बैठ के पढ़ लेंगे भाई, हम नहीं आएंगे यहाँ पे, घर में बैठ के पढ़ लो। मुझे ये समझ में नहीं आता ये ऑफलाइन क्लास यार, ये यहाँ पे आके पढ़ने का कौन सा जुनून है? तुम्हें कौन सा माहौल चाहिए? स्ट्रेस का, प्रेशर का माहौल चाहिए क्या? अगला बंदा 12 घंटे पढ़ता, भाई मेरे को भी 12 घंटे पढ़ना। अबे तुम बच्चे हो, तुम कल के आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो यार। घर के अंदर 2 थप्पड़ खुद को मारो ना, साला पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तीसरा चीज है, सीधी सी बात है, 1 साल के अंदर अंदर या तो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, सब कुछ करेंगे, नहीं तो भैया हम तो जा रहे हैं, अगली बार से भैया हम तो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और वो ट्रेंड ऑटोमेटिकली अभी हो भी जाएगा। तीसरी चीज है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं बच्चों में से एक जो कि सरकार को करना चाहिए और सरकार पे बच्चों को दबाव बनाना चाहिए, सिटीजन वॉलंटरी फोर्स कुछ ना कुछ ऐसी बननी चाहिए। ये 3 बच्चे जो गए हैं, ये मासूम बच्चे जो 3 बच्चे गए हैं, इनके माता पिता की जिंदगी भर की पूंजी खत्म हो गई। लॉजिक लगाओ एक बार, इनके माता पिता को कितना भी पैसा दे दो, क्या वो बच्चों की जान से ज्यादा इनके लिए प्यारा हो सकता है? मैं नहीं जानता माता पिता की मानसिक स्थिति है कि नहीं है, लेकिन एक आइडियल ये माता पिता की बात है। अगर उनमें से किसी का एक ही बच्चा हुआ ना, वो माता पिता तो पूरे टूट चुके होंगे। उनके पास जाओ, उनसे बोलो कि सर आपके बच्चे ने इस चीज़ के लिए अपनी जान को खोया है, हम आपसे एक चीज़ चाहते हैं, आप अपने बचे हुए जीवन को बाकी को समाज के लिए दो। हम आपको सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं, आपको दिलवा रहे हैं, माता पिता को सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं। आप इस चीज़ को इंश्योर करोगे, एमसीडी ऑफिस के अंदर उन 6 बच्चों को, 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चों के माँ बाप 6 लोग हो गए, वहां पर निस्वार्थ भाव से कोई ना कोई स्टूडेंट की टोली जाए और ये देखे कि माता पिता जो हैं वो सच में इंटीग्रिटी है। पता चला माता पिता ही कल को बेईमानी करने लग गए, ये भी दिक्कत है इस समय पे, अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं माँ बाप, तो उस कैटेगरी के माँ बाप ना निकलें।
अगर ये 6 माता पिता के अंदर आज हृदय है और सच में इनको जीवन जीने का आधार चाहिए, तो अपने बच्चों को मानते हुए ये 6 लोगों की सिटीजन वॉलंटरी इस तरह की फोर्स बनानी चाहिए, सिटीजन विजिलेंस फोर्स बनानी चाहिए, और इन 6 के 6 को सरकारी 25,000 रुपये 30,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। इन 6 को माता पिता को एमसीडी के ऑफिस में बिठवाओ, एमसीडी के ऑफिस में बिठवाओ, और एमसीडी के ऑफिस के अंदर आज के बाद में घूसखोरी बिल्कुल खत्म। हाई कोर्ट कितने कानून बना ले, ये आपकी सरकार कितने कानून बना ले, एमसीडी वाले कितना मर्जी चिल्ला लें, इनकी घूसखोरी खत्म नहीं होगी। जब तक इनकी घूसखोरी खत्म नहीं होगी, ये सारे कांड होते रहेंगे। घूसखोरी खत्म करने का तरीका है, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंदर से अपने बच्चे को जिन्होंने खोया है, वो व्यक्ति गद्दारी नहीं करेगा ईमान के साथ में। और वो जब ईमान के साथ में गद्दारी नहीं करेगा, वो 6 लोग बैठे हैं, इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है, इनको 30,000 रुपये महीना गवर्नमेंट देगी, हाईकोर्ट इनकी प्रोटेक्शन करेगा, और ये बैठेंगे एमसीडी ऑफिस में और ये बोलेंगे भैया जिसको यहाँ पे घूसखोरी के लिए एमसीडी वाले जो है मजबूर कर रहे हैं, कौन बंदा काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको सीधा का सीधा कोर्ट के अंदर उसकी जानी चाहिए एप्लीकेशन, कि इस बंदे को तुरंत सस्पेंड किया जाए, दरखास्त होनी चाहिए उसकी। ये सिटीजन, जब तक सिटीजन और जब तक गवर्नमेंट, ये दोनों साथ साथ बैठ करो, इन दोनों में ईमानदारी चाहिए ना, नियत चाहिए। नियत सिटीजन में भी नहीं है, सिटीजन में तो चोर हैं। इसीलिए ऐसे एलिमेंट के अंदर जो बच्चे आहत हो जाते हैं, जिस माता पिता ने अपने बच्चे को, सैनिक को बॉर्डर पे खोया होगा, वो बच्चे के ईमान के अंदर, अभी आपने देखा ना ये लेटेस्ट क्या हुआ, वो हमारे जो सैनिक बेचारे जिनको वीर गति प्राप्त हुई, उनके माता पिता और बहू के बीच में ही लड़ाई हो रही है। बहू जो है वो सम्मान भी और पैसा लेकर चली गई, माता पिता पीछे चिल्ला रहे हैं यार हमने बच्चों को पाला पोसा इतना सब कुछ किया और बहू लेकर चली गई। बताओ ये तो देश के हालात हो रहे हैं। और होना क्या चाहिए था, जब वो बहू गई थी, इतनी बड़ी चीज़ थी, पति की ट्रॉफी है, रख लो माता पिता, आपने भी तो पाला है, मेरी तो 1 साल की शादी है, आपने 25 साल तक उस बच्चे को पाला है, रखो पैसा, रखो सम्मान, रखो, इससे तुम्हें संतुष्टि मिलती हो तो। आदर्श प्रस्तुत करती वो बहू, आदर्श प्रस्तुत करती, अच्छा लगता है। बच्चे ने बेचारे ने सरहद के ऊपर जान दे दी अपनी, और पीछे से माँ बाप और बहू जो है वो आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं कि उसके रिवॉर्ड्स किस बात पे मिले, और जबकि समझदार हैं, अच्छे हैं, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, क्या करें। तो ये चौथी चीज़ है जो मुझे लगता है कि सिटीजन इस तरह की वॉलंटरी फोर्स बने, उसमें उन लोगों को रिक्रूट किया जाए जिनको जीवन में सदमा मिला है इस चीज़ के कारण। ऐसी ऐसी यथाकथा न्यूज़ आती है ना, एक वो अंकल जी हैं जिनके बच्चे ने वो बाइक के अंदर जो एक्सीडेंट हो गया उसका, बेचारे क्योंकि सड़क के ऊपर गड्ढे थे, उसने कुछ नहीं कहा पिताजी ने, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात पे लगा दी जो पैसा कमाऊंगा उससे सड़क के गड्ढे भरूंगा। वो नहीं गए एमसीडी से लड़ने, वो गड्ढे भरने में लगे हुए हैं कि मेरे बच्चे की डेथ हुई, भाई मैं दूसरे बच्चे जितनी हो सकेगी मैं दूसरे बच्चे की डेथ नहीं होने। ऐसे लोगों को सिटीजन वॉलंटरी फोर्स बनानी चाहिए, इनकी विजिलेंस फोर्स, और ऐसे लोगों को सरकारी ऑफिसेज में तैनात करो, सरकारी पैसे मिलने चाहिए इनको, हर महीने के सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम है घूसखोरी खत्म करने, और इनकी तादाद बढ़ाओ। करप्शन तब खत्म होगा नीचे से, और जब ये करप्शन खत्म होगा सारे काम रफा दफा चलेंगे। इंसेंटिव दो ऊपर, इंसेंटिव सिस्टम है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है वाक्षी की जो बनाई है, हम अपने बिजनेस के अंदर इंसेंटिव दे सकते हैं, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंसेंटिव नहीं दे सकते क्या? सिस्टम बन सकते हैं, बनाने वाला चाहिए, लेकिन सिटीजन्स की विजिलेंस फोर्स के साथ करवाओ इस काम को। सिटीजन की विजिलेंस फोर्स बननी जरूरी है। अभी तो आजकल हालात ऐसे हैं, इस सारे सिस्टम पे चलते हुए जब आरडब्ल्यूए बनाई जाती हैं, सोसाइटीज में आरडब्ल्यूए क्यों बनाई जाती है? इसलिए तो बनाई जाती है कि आप ध्यान रखो सोसाइटियों का। वो आरडब्ल्यूए के अंदर आने वाले ही साले चोर निकलते हैं। ये सिटीजन वॉलंटरी फोर्स कल को बनाई, इनके अंदर बैठने वाले लोग ही चोरी करने लग गए। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके अंदर भी आपको कल का जो सिटीजन वॉलंटरी फोर्स बनाओगे, आपको इतनी लानत आएगी कि जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया उनमें से भी कहीं कहीं चोर नियत वाले निकलेंगे, ऐसे गंदी नियत वाले। तो कहाँ से दया करोगे आप लोगों पे? इसलिए दया भाव जो है व्यक्ति में खत्म हो जाता है। ये समाज की कड़वी सच्चाई है जिसको समझना है। तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई है जो इन बच्चों को एक्चुअली प्रोटेस्ट करनी चाहिए। अभी जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो सीलिंग वीलिंग का, ये बच्चे भी जानते हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी समझदार हैं, हर कोई जानता है 25 दिन का ड्रामा है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। उन 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आगे भी सबसे बड़ा दुख है, आगे भी ये होता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। तो करने लायक मेरे हिसाब से 4 चीज़। पहली बात, ये बच्चे प्रण लें। अगर इन बच्चों ने इस इंसिडेंट से प्रण ले लिया और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करी, 10% बच्चे भी अगर इस पे से ईमानदार निकल गए, वो आगे जाके देश में ना जाने कितने बच्चों की जान बचाएंगे। पहली बात।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई, ये जितने आईएएस इंस्टीट्यूट्स हैं इन सबको अल्टीमेटम कोर्ट को दे देना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर सारे बाहर निकलो और बाहर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की क्लासेस नहीं चलेगी, ओवरलोडेड है इंफ्रास्ट्रक्चर, मर जाओगे तुम लोग। बाहर निकालो इनको, 1 साल इनको तैयारी के लिए दे दो और उसके बाद में बाहर निकाल दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे अल्टीमेटम दे देंगे 1 साल के अंदर अंदर अगर तुम बाहर नहीं गए भैया हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, भाड़ में गए, ऑफलाइन आएंगे नहीं तुम्हारे, पूरा सुनसान कर देंगे मुखर्जी नगर। आंदोलन तो ये होता है, अगर सच में तुम्हारे अंदर गट्स है ना इन बच्चों के अंदर, इनको ये आंदोलन करना चाहिए, हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे यहाँ पे। तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चलती है, घर में बैठ के पढ़ेंगे, अगर तुम बुलाना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर करो। तीसरा अल्टीमेटम इनको ये देना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिटीजन विजिलेंस फोर्स बननी चाहिए। जिन बच्चों को, जो भी व्यक्ति माता पिता खोते हैं उनको उस सिटीजन विजिलेंस फोर्स में डाल के सरकारी ऑफिस के अंदर तैनात करो। 100% नहीं होगा, इनमें से भी कुछ गद्दार निकल जाएंगे, खून में है ना गद्दारी, हमारे खून में है गद्दारी, सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं। इनमें से भी कुछ गद्दार निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सिटीजन वॉलंटरी फोर्स काफ़ी हद तक करप्शन को कम करने के अंदर मदद करेगी। चांसेस होते हैं जिन्होंने अपने को खोया होता है वो फिर इन पैसों के प्रलोभन में नहीं पड़ते, उम्मीद होती है, बाकी तो माया का प्रभाव है, क्या करो। मेरे हिसाब से ये 4 स्टेप्स लेने चाहिए। ये 4 स्टेप्स अगर लेते हैं, उन 3 बच्चों को, मासूम बच्चों को सच में अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये 4 स्टेप्स होने चाहिए। कई लोगों का ये सवाल होगा, वरुण जी इतना कह दिया, उनके बीच में जाके ये सारी चीज़ें कह दो, इतना भाषण दे दो। भाई मैं 4 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, कितनों को चीज़ें कर लूँ, मैं यहाँ की राजनीति नहीं संभाल पा रहा। आप लोग जानते हो ना, पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ, वैदिक गुरुकुल पे काम कर रहा हूँ, जैविक खेती पे काम कर रहा हूँ और गौ सेवा पे काम कर रहा हूँ। अब ऊपर वाले ने 2 ही हाथ दिए हैं और 24 घंटे दिए हैं, उसमें से ये ऑलरेडी ये चीज़ नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो के आधे घंटे से आप लोगों तक इसलिए विचार पहुंचाता हूं कि शायद आप में से कोई व्यक्ति उठकर इन सारी चीज़ों को शायद इस तरह से कहकर उन लोगों को सुधार सके। वरना ये देश की एक समस्या नहीं, इस तरह की समस्याओं पे समस्याएं हैं। मैं जितनी सॉल्व कर सकता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो जितना हो पा रहा है उतना मैं ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र डिसाइडेड है, क्योंकि एक क्षेत्र के अंदर काम करने में 10 से 15 साल का समय लगता है बदलाव लाने में। अगर उछल कूद करके हर समस्या के अंदर मैं बीच बीच में कूदता रहा तो फिर ये समस्या, अब ये समस्या सॉल्व करने जाऊंगा, कल को दूसरी समस्या सॉल्व करने बैठ जाऊंगा, समस्या कोई सॉल्व हो नहीं है। एक समस्या को सॉल्व करने में 8 से 10 साल का, अगर आज जो मैंने स्टेप बताया उस स्टेप के थ्रू करोगे तब भी 5-6 साल लगेंगे कम से कम इन बच्चों को श्रद्धांजलि देकर इस समस्या का स्थायी समाधान करने में। लेकिन समस्या ये है कि कोई इसे करना नहीं चाहेगा। अभी तो ये बच्चे बैठे हुए, इनमें 20 दिन के अंदर अंदर देखना इन्हीं के बीच में राजनीति कहाँ से खड़ी हो जाएगी। 5 रिप्रेजेंटेटिव नहीं तय कर पाएंगे ये बच्चे अपने, वो 5 रिप्रेजेंटेटिव जैसे तय होंगे बाकी लोग उनकी टांग खींचने लग जाएंगे, राजनीति शुरू हो जाएगी। ये 5 तो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, और वो 5 भी दूध के धुले ना मिले, होगा क्या? कुछ भी नहीं होने वाला। राव के जो मालिक हैं वो पैसे दे के बाहर आएंगे, अपने काम को बिल्कुल अच्छे से चलाएंगे। एमसीडी वाले किसी ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुमने बहुत दबाव बना दिया, एक ऑफिसर को सस्पेंड कर देंगे, बली का बकरा बनाएंगे, कटवा देंगे। पकड़ा देखो इन्होंने कौन सा है, गाड़ी वाला तेज गया, उसके यहाँ से पानी गया, पानी जाके बेसमेंट में भर गया। अबे यार, दुनिया मूर्ख बने जा रही है, तुम बनाए जा रहे हो, दुनिया मूर्ख बन भी रही है। गाड़ी वाला बेचारा, यार तुम हद होती है बली के बकरे पकड़ने की यार तुम्हारी। सड़क पे पानी भरा, गाड़ी वाला गया, गाड़ी वाले का गया, इसलिए उसकी गाड़ी से पानी निकला, पानी निकल के बेसमेंट का गेट टूटा, बेसमेंट भर गया, इसको पकड़ के फांसी दे दो। वाह, चला लो दुनिया। आदमी को गुस्सा नहीं आएगा ऐसी ऐसी चीज़ें देख के, तो और क्या आएगा? इसलिए मन ही नहीं करता मेरा। मैं देखता हूँ तो गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पे भड़ास इसलिए निकाल रहा हूँ। शायद भारत के अंदर 2-4 कुछ तो लोग होंगे हमारी जैसी प्रकृति के, जो इस चीज़ को समझकर कुछ प्रण लेकर कम से कम, और सबसे पहले अगर इस वीडियो को देख के तुम्हारे मन के अंदर अगर हल्का सा खोले तो अपने अंदर जाल कर ये करना, यार मैं काम ईमानदारी से करूँगा, गर्दन कट जाए कोई बात नहीं। देश को ज़रूरत है कुछ चंद अच्छे लोगों की, नेतृत्ववान लोगों की। गटर बनता जाएगा नहीं तो ये पाकिस्तान का हाल देख रहे हो ना। पाकिस्तान में अभी किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि पाकिस्तान की हालात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक भी नमक हलाल व्यक्ति को पैदा नहीं कर रहा इस समय, सारे के सारे नमक हराम है। ये तो तुम शुभ चिंतक, ये तो मानो कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ऐसे हुए वीर सावरकर हुए, जिनकी जीवनी पढ़ के हम लोगों के अंदर कुछ संस्कार डेवलप हो रहे हैं और हम कभी बचे हुए हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना चंद्रशेखर आज़ाद को, कई लोग तो आतंकवादी बोल देते हैं। वो हरिओम पवार जी की इतनी कविताएं मैं बार बार सुनता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आता है। व्यक्ति ने क्या लिखा है सुन के देखो।
हरिओम पवार जी ने चंद्रशेखर आज़ाद टाइप करना, जिन्होंने नहीं सुनी यूट्यूब पे, मायावती ने गाली दी थी, चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहा था, तो हरिओम पवार ने उनका जवाब दिया था। आप उसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं है। हमारे देश के अंदर कभी कोई पूछे ना कि भगत सिंह फांसी पे लटक गए, कौन सी आफत हुई, देश तो वैसे भी आज़ाद हो जाता, देश की आज़ादी में क्या योगदान है। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, उनका आदर्श प्रस्तुत किया था। कल को अगर मेरा बच्चा 23 साल का फांसी पे लटकेगा ना, तो मुझे संतोष होगा, क्योंकि मेरा बच्चा अकेला नहीं है जो 23 साल का लटक रहा है, उससे पहले भगत सिंह लटक के गए हैं। ये संतोष करके मेरे दुख जो है वो कम हो जाएगा। उनके बलिदान के हम कदर नहीं कर सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके कम से कम ये चीज़ें ले सकते हैं। ये घूसखोरी, ब्यूरोक्रेसी, धोखा देना, ये नीच बनाती हैं हमें, इनसे बचने की हमें निरंतर कोशिश करनी है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हर रोज़ लो राम नाम का साबुन, मन को धो, कुछ नहीं होने वाला ये सड़क के ऊपर चिल्लाने से कुछ भी। और ये आंदोलन का भी जो तरीका है बच्चों का, ये गलत है। आंदोलन का तरीका ये होता नहीं है। अभी अवध ओझा जी को सुन रहा था मैं, मेरे को इतने पसंद नहीं है, मैं तो विकास दिव्य कीर्ति को बढ़िया बंदा मानता हूँ। अवध ओझा जी तो वो मार्केटिंग के मेरे को वो लगते हैं कि भैया चलो मार्केटिंग कर दी तो बंदा उठ गया, क्या है कट्टा वट्टा सब बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, एनीवेज। लेकिन उन्होंने, अवध ओझा जी ने अभी क्या बात बताई थी, अभी जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, दिमाग से बात निकल गई मेरे, अभी मैं आपको बता रहा था, है ना, तो बात तो मेरे दिमाग से निकल गई, अभी आपको बताना चाह रहा था। उन्होंने एक बात बताई थी और उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत भी था। मैं प्रैक्टिकल बात है, ये वाली बात है, ये चीज़ें, खैर कोई बात नहीं, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, आंदोलन करने का तरीका, सॉरी दिमाग से निकल गया। तो अवध ओझा जी ने अभी जब हुआ इंटरव्यू तो उन्होंने ये बोला, देखो यार, जो बड़े आंदोलन होते हैं ना, उसको लंबे समय तक किया जाता है और आराम आराम से किया जाता है। जो उपाय मैंने बताए, या जो 4 सूत्र प्रोग्राम हो सकता है, अवध ओझा जी का भी हो। अवध ओझा जी का प्रोग्राम इसलिए नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बात नहीं समझिए, वो खुद भी तो उसमें पार्टी है ना, तो इसीलिए वो थोड़ी राजनीति चलेगी, वैसे भी दिमाग राजनीति का ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति का ऐसा है, अब हमारा ये है कि हमारा लेना नहीं देना नहीं, तो हम थोड़ा सा कुछ करके कल को अगर पार्टिसिपेट भी करना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन समस्या ये है कि समय नहीं दे पाएंगे ज़्यादा। वरना जो चीज़ें मैं आपको आज मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे को उन बच्चों के बीच में जाके ये चीज़ें समझाने में और करने में दिक्कत नहीं है। समस्या ये होगी, मैं जाके बताऊँगा, उसमें राजनीति शुरू हो जानी है, अब उनकी राजनीति सुलझाओ। समस्या ये है, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो बनाने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता, उनके बीच में अगर चला भी गया, लेटर से मैंने कह दिया कि चलो एक क्रांति है, उसके अंदर चिंगारी हम डाल भी दें, चिंगारी डालने से कुछ होता नहीं है। वहाँ पे हर दिन की नई राजनीतियाँ हैं, उन राजनीतियों को सॉल्व करते हुए ये जो 4 सूत्र प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ये चीज़ का पालन करना, ये सबसे बड़ी टिपिकल काम होता है। छोटा सा काम इस देश में क्या दुनिया में कर लो, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, कुछ अच्छा करना चाहोगे, उसके पीछे सारे 4 लोग तो राजनीति घुसाएंगे। इसमें मेरा क्या हो रहा है, इसमें इसका क्या हो रहा है, चाहे दुनिया मर जाए। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद में आप लोगों को, कई लोगों को बुरा हो कि यार 3 बच्चों के यार उनका हो गया, इनके बारे में ऐसे बात कर रहे हो। सच्चाई है ये, शब्दों के अंदर शब्द कड़वे हैं मेरे, मैंने शब्द डाल दिए केवल। उन 3 बच्चों के मरने का किसी को गम नहीं है। उनके परिवार के अंदर माता पिता हो सकते हैं जिनकी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा पड़ोसी तक को कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार देख रहे हैं कि हम, हमारे आसपास इतने लोग मरते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। वो ज़माने गए, राजनीतियाँ हो रही हैं एक दूसरे के नाम के ऊपर, और यहीं पर भावनात्मक रूप से हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि भावनाओं के माध्यम से हमें थोड़ा थोड़ा उसको ठीक ढंग से, थोड़ा कड़वा भी बोलना है, लेकिन अंदर से दिल द्रवित होना चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति ने जब वो लाइन बोली तो मैं उस लाइन को समझ पा रहा था, जब उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ से चिंतित हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट में जब वो पानी ऊपर भरा होगा, उन बच्चों ने उस 1 मिनट 2 मिनट, आप समझ रहे हो, पानी के अंदर उसके अंदर जो है सांस लेना कितना दुर्भर हुआ होगा। ये व्यक्ति उस इंसान के अलावा इस बात के ऊपर टच करने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। ये भावना या तो विकास दिव्य कीर्ति समझ पाए हैं, या उनके माता पिता हैं जो शायद समझ पाए होंगे कि जब वो आखिरी जब वो सांस टूटी होगी उनकी बच्चों की, कितना कष्ट होगा जो अगले आखिरी 2-3 मिनट में उन्होंने सहा होगा। निकलने की कितनी कोशिश कर रहे होंगे, नहीं निकल पाए होंगे। इस दुख को जब हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तब वो 4 सूत्र प्रोग्राम पूरा होगा जो मैंने कहा है।
ये जितने बच्चे सड़क पे बैठे हुए हैं, इनको उनके बच्चों के मरने के दुख के कारण नहीं है। इनको ये लग रहा है हम जाएंगे हम भी मर जाएंगे। हर जगह तो सेल्फ इंटरेस्ट ही घुसा हुआ है ना। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट ही होगा भाई, आगे भी जाके वही होगा। मरो मरो, फिर क्या करोगे? ये दिक्कत आ रही है। राजनीतिक रोटियां वहाँ पे अभी और सिकनी है, वो और भी सेकी जाएगी और कुछ नहीं होगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पे जो है ये आतिशी आई और ये शैली ओबरॉय जब आए तो ये प्रोटेस्ट के अंदर ये लोग क्यों बैठ रहे, किसके खिलाफ? भाई बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, वो तुम्हारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ बैठ गए, किसके खिलाफ? अपने खिलाफ आंदोलन करोगे? अजब राजनीति चल रही है, बच्चे भी बिठा रहे हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई दुनिया में चल क्या रहा है ये। बच्चे उनसे पूछेंगे भाई साहब हम जो यहाँ बैठे ना तुम्हारे खिलाफ बैठे हैं, यहाँ हमारे बीच में मत बैठो, ये बताओ कि एक्शन क्या लोगे, क्या सोचा है तुमने, कुछ भविष्य का सोचा है हमारे? वहाँ पे वो तुरंत जवाब देंगे आप चिंता मत करो, बुलडोजर चलवा देंगे, इनके ऊपर सीलिंग लगवा देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ये करवा देंगे, बच्चे भी खुश, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, फांसी पे लटका दो इनको। समझ गए? तो समाधान जहाँ है वहाँ के हम आसपास भी नहीं है, और जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो इसके मेरे हिसाब से समाधान की तरफ निकलेगा नहीं। तरीका ये रहना चाहिए, और आंदोलन का तरीका यही है, बच्चे जो सच में उन बच्चों के दोस्त हैं, जो सच्चे दोस्त हैं या माता पिता हैं, सच में तो आंदोलन माता पिता को शुरू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी धरोहर खोई है, उन्हें बैठना चाहिए। और ये वीडियो अगर उनके माता पिता तक पहुँचती है और उस चीज़ को ये समझने में कामयाब होते हैं और वो अगर कोशिश करते हैं, तो सच में निस्वार्थ भाव से मैं इसके लिए अपने जीवन तक को बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। अगर सच में कोई व्यक्ति वहाँ पर बिना राजनीति के इस प्रण को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि फाइट रहेगी 1-2 साल की, 3 साल की, आसान से काम नहीं होगा। दृढ़ निश्चय से बैठने वाला व्यक्ति चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से दृढ़ निश्चय से इस चीज़ के अंदर कोई बैठने के लिए तैयार है। और कल को अगर वो बोलता है कि नहीं भैया हमें साथ की ज़रूरत है, व्यक्ति की ज़रूरत है, जितना हो सकेगा मैं निस्वार्थ भाव से उस काम के अंदर उनके साथ में चलने के लिए ज़रूरत हो, इतना मैं भी वीडियो में प्रण कर देता हूँ। लेकिन मैं नेतृत्व लेकर वहाँ पे राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति सच्चा है जो इन चीज़ों के लिए खड़ा है, एक भी व्यक्ति अगर खड़ा है और उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करके जितना समय हो सकता है उतना निकाल कर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है इस देश का नागरिक होने के नाते, और उन 3 बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के नाते अगर मेरा कोई फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये बनता है। और ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग भी इस चिंगारी से उठकर कोई एक व्यक्ति सच्चाई के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, समर्थन चाहिए, मैं पूर्ण रूप से दूंगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जाकर वहाँ पे भाषण देने वाला काम मैं नेतृत्व इसमें कर नहीं सकता, मुझे दुख होता है, इसलिए जो कुछ हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। आप लोग अगर इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर सको तो आप करो। ये हमारे कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। इसी आशा और दिशा के साथ में आगे बढ़ते हैं। भारत वंदे मातरम।